हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट अबाउट केमिकल इक्वेशन और कैसे आप केमिकल इक्वेशन को लिखा करते हैं। ठीक है ना। अब आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ पॉसिबल चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो परफॉर्म होती है, ठीक है ना, कोई भी एक सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं चेंजेस की। ठीक है ना। तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसमें। सबसे पहला जो अपना होता है वो फिजिकल स्टेट होता है। फिजिकल स्टेट आपको पता है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अब दोनों साइड्स में यहाँ पर ले रहा हूँ, लेफ्ट जो रिएक्टेंट्स जिसको आप बोला करते हैं, प्रोडक्ट्स बोला करते हैं, राइट साइड, ठीक है ना। जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें सॉलिड को आप स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को स्मॉल एल से और गैस को स्मॉल जी से। भी एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको आप स्मॉल एल एस से और स्मॉल एल से आप लिक्विड के लिए और गैस के लिए स्मॉल जी से आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि एक जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होता है दूसरे फिजिकल स्टेट में जब वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी लिक्विड स्टेट में रिएक्टेंट आपने लिया है, ठीक है ना, वो सॉल्ट जो होता है वो फिजिकल उसका स्टेट सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसके लिए आप प्रिसिपिटेट यानी कि स्मॉल फॉर्म इसका पीपीटी होता है या डाउनवर्ड एरो भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट साइड में। ठीक है। लिक्विड जो होता है उसको सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए कि स्मॉल एल से तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। फिजिकल स्टेट अगर चेंज होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट तो वहाँ पर आप ए क्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना। ए क्यू आप ले सकते हैं। इसी तरीके से गैस जो है उसमें रिएक्टेंट के लिए जी, प्रोडक्ट साइड भी स्मॉल जी से आप रिप्रेजेंट करते हैं और कई बार आप जो है अपवर्ड एरो से भी गैसेस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल। वाटर फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं आप, जब हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस, तो गैस के लिए मैंने स्मॉल जी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। यहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से एरो लगाया है। इसका मतलब होता है दोनों तरफ ये रिएक्शन चलेगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स में स्पेशल कंडीशंस पर ये वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी डिकम्पोज हो सकता है। फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा H2O जो कि किस में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो आपने देखिए गैसेस फॉर्म के लिए स्मॉल जी लिखा है, स्मॉल जी लिखा है, और जब लिक्विड था उसमें आपने स्मॉल एल लिख दिया है। ठीक है। कई बार फिजिकल स्टेट जैसे चेंज होता है, मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिया यहाँ पर BaCl2 अपना बेरियम क्लोराइड होता है। यहाँ पर इसका रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ करवा दिया। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 थ्राइस। यहाँ जब रिएक्शन होती है आप देखेंगे फिजिकल स्टेट दोनों जगह पर ही लिक्विड है, तो मैंने यहाँ स्मॉल एल लिया और यहाँ पर भी स्मॉल एल ले लिया। ठीक है। जब यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि यहाँ पर बेरियम जो कि पॉजिटिव है वो दूसरे सॉल्ट के नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा। ठीक है ना। तो बेरियम तो सल्फेट के साथ और एल्यूमिनियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन में भी पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो बेरियम सल्फेट दोनों पर +2 एंड -2 है, इसलिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, BaSO4 लिख देंगे। ठीक है ना। फॉर्मूला बनाना आप लोगों को आता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन जो है आपस में कंबाइन होंगे और बना देंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड LCl3। अब देखना ये है कि बेरियम सॉल्ट जो था रिएक्टेंट साइड पर वो लिक्विड स्टेट में था। अब ये जो बेरियम सॉल्ट है वो प्रोडक्ट साइड जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है आप डाउनवर्ड एरो का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। डाउनवर्ड एरो का मतलब यहाँ से जो है वाइट ग्रेन्स, वाइट पीपीटी यहाँ पर फॉर्म होगा, वाइट प्रिसिपिटेट जिसको अपन बोलेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन होने लगता है। ठीक है। जिसकी वजह से इसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ, एल्यूमिनियम जो सॉल्ट है पहले भी लिक्विड था, अभी भी लिक्विड है, इसलिए यहाँ पर आप एज इट इज़ एल लिख दिया करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल स्टेट जो होता है पहला चेंज होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें दूसरा चेंज जो होता है चेंज इन कलर। कई बार रिएक्शंस के अंदर कलर चेंज होता है, कभी कलरलेस है तो कलरफुल हो जाएगा, कलरफुल है तो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो कैसे होता है, ठीक है ना, मोस्टली ये जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल्स इसके आपको मिल जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा किस तरीके से, मान लीजिए अपने CuSO4 कॉपर सल्फेट लिया है, ठीक है ना, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन।
ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। अगर यहाँ पर आप रिएक्शन इस सोल्यूशन के अंदर जिंक ग्रेनुअल ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये किस में है, लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, पढ़ा है आपने रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पर और खुद जो है सल्फेट के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो ZnSO4 फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा और कॉपर जो है वो अपना अलग यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो जिंक जो है इस बार लिक्विड सोल्यूशन में आ जाता है यहाँ पर और कॉपर जो है अपना वो फिजिकल स्टेट चेंज कर लेता है, अकेला रह गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो कॉपर कैटायन की वजह से कलर ब्लू था, यहाँ जिंक की वजह से ये सोल्यूशन जो होता है वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, कैसा हो जाता है, कलरलेस सोल्यूशन हो जाता है। इसी तरीके से और एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसी कॉपर सल्फेट में जिसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है, अगर यहाँ पर आप आयरन ग्रेनुअल ऐड करते हैं इसके अंदर तो बिल्कुल हाई रिएक्टिव है देन कॉपर, आयरन जो है हाई रिएक्टिव देन कॉपर, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट होगा और फॉर्मेशन हो जाएगा FeSO4 का, प्लस यहाँ पर अपना कॉपर जो है वो रह जाएगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये आपका लिक्विड स्टेट में था, ये सॉलिड फॉर्म में था, ये वापस लिक्विड फॉर्म में आ गया। देखिए कलर क्या होता है, जैसे कॉपर ने ब्लू कलर दिया, जिंक ने कलरलेस, ठीक है ना, जिंक सॉल्ट का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। इसी तरीके से आयरन के आपने 2 आयरन देखे 9th क्लास में पढ़ा आपने, आयरन सेकेंड होता है और आयरन थर्ड होता है, यहाँ पर अपन आयरन सेकेंड मेंशन कर रहे हैं, इसलिए इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखना को मिल रहा है कि चेंजेस आ सकते हैं, कलर चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ कलर्स मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कॉपर प्लस है आपका या फिर कॉपर 2+ है, 2 टाइप के आयन हो सकते हैं, दोनों ही जो है सोल्यूशन का कलर कैसा देंगे, ब्लू कलर देंगे। इसी तरीके से आयरन सेकेंड अगर है, आयरन सेकेंड यानी कि Fe2+, वो आपको ग्रीन कलर का सोल्यूशन दे देगा। इसी तरीके से अगर आयरन थर्ड है तो वो आपको कैसा दे देगा, ब्राउनिश कलर दे देगा, ब्राउनिश कलर, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने यहाँ जिंक देख रहे हैं, तो जिंक जो 2+ चार्ज के साथ होता है ये हमेशा कलरलेस, कैसा होगा, कलरलेस हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्रोमियम आपने सुना होगा CR यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6+ की फॉर्म में होता है, तब ये कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर ये देगा, ग्रीन कलर, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका Mn7+ जो है आपको यहाँ पर पर्पल कलर देगा, पर्पल। ये चेंज हो सकता है थोड़ा कलर जो है वो डाइल्यूशन के बेसिस पर, ठीक है ना, वाटर अमाउंट अगर सोल्यूशन में ज़्यादा है तो ये थोड़ा जो है कलर यहाँ से चेंज हो सकता है, पर्पल है ये पिंक में जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ आपको कैटाइंस याद रखना है जो कि सोल्यूशन में इस टाइप के कलर यहाँ पर दे दिया कर। इसी तरीके से थर्ड चेंज जो है हम देख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, देखो कई सारी केमिकल रिएक्शंस हुआ करेंगी जिसके अंदर जब आप केमिकल रिएक्शन करेंगे तो कुछ गैसेस जो हैं एडिशनल इवॉल्व होंगे प्रोडक्ट साइड पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने जिंक लिया, Zn+ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इस जिंक को डिसॉल्व किया आपने, ठीक है ना, यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको सिंपली यहाँ पर दिखने को मिलेगी। जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए इसको डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो ZnSO4+ यहाँ पर जो है हाइड्रोजन अब अकेला रह जाएगा, ठीक है, तो ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है G लिख सकते हैं, अपवर्ड एरो यहाँ पर लगा सकते हैं। फिजिकल स्टेट यहाँ देख लेंगे आप, लिक्विड है, इधर यहाँ सॉलिड है और इसका आपको डाइल्यूट लिखा ही आपने, इट मींस लिक्विड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर देखो आप हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। तो कुछ रिएक्शंस के अंदर गैसेस रिवर और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अपना लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, लाइमस्टोन। जब आप इसका डिकम्पोजिशन करते हैं इट मीन्स इसको आप हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसका होता है, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, तब ये क्या कन्वर्जन देगा, CaO, मतलब एक तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड जिसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, कॉमन नेम क्विक लाइम है, और साथ में इवॉल्व करेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अपवर्ड एरो से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल g से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जितने भी टाइप की कंबशन रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, उन सभी के अंदर कोई ना कोई गैस इवॉल्व होगी है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस gives corresponding
गैसेस। लाइक मान लीजिए कार्बन होता है आपका, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में। अगर इसका आप कंबशन करते हैं, कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको CO2 गैस का एवोल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, CO2 गैस। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कंबशन किया किसका, अच्छा, और यहाँ पर सप्लाई डिपेंड करती है। कंबशन के अंदर आपने देखा है कि यहाँ लिमिटेड सप्लाई अगर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, यहाँ पर अगर एक्सेस सप्लाई ऑक्सीजन का है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। साथ में एनर्जी भी, हीट एंड लाइट एनर्जी भी यहाँ पर इवॉल्व होती है, ठीक है ना। लेकिन हम गैसेस फॉर्म की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर सल्फ़र पाउडर को आपने बर्न किया, सल्फ़र पाउडर सॉलिड फॉर्म में होता है, सल्फ़र एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका कंबशन जब होगा तो ये कौन सा गैस दे देगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ पर इवॉल्व करेगा, ठीक है बच्चों। तो इसके हिसाब से और हम देखा जा सकते हैं। नेक्स्ट चेंज हम देखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर इफेक्ट देखा होगा, कई सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वो हीट अमाउंट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, तब जाके वो किन्हीं पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो पाएंगे या डिकम्पोज हो पाएंगे, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस जो होती है वो हीट इवॉल्व करती है, कुछ इन्वॉल्व करती हैं, कुछ इवॉल्व करती हैं, यानी कि रिएक्शन होने के बाद हीट अमाउंट वो रिलीज़ करती हैं। जैसे मान लीजिए आपने डे टू डे लाइफ में क्विक लाइम को वाटर में आपने अगर कभी डिज़ोल्व किया होगा, ठीक है, पुराने टाइम पर जो हुआ करता था, ठीक है ना, वाइट वॉशिंग, तो उसके अंदर क्विक लाइम जो होता है वाटर में जब उसको ऐड किया जाता है तो काफ़ी हीट अमाउंट जो होता है रिलीज़ कर देता है। तो वो भी एक टेम्परेचर इफेक्ट है, वहाँ पर हीट रिलीज़ हो रही है, यानी कि इवॉल्व हो रही है। दूसरा यहाँ पर अभी जैसे हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये हीट अमाउंट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि इसमें हीट इन्वॉल्व हो रहा है, जिससे ये दो अलग अलग पार्ट में डिकम्पोज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो इफेक्ट देखेंगे हम या चेंज देखेंगे वो होगा चेंज इन टेम्परेचर। तो इनको हम कुछ एक दो एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एक तो अभी मैंने आपको बताया, व्हेन क्विकलाइम, क्विकलाइम अपना कौन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, क्या बन जाएगा यहाँ पर, लाइम वाटर बन जाया करता है। लाइम वाटर क्या फॉर्मूला होता है लाइम वाटर का, पता होगा सभी को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। क्विक लाइम आपका ये होता है CaO, लाइम वाटर या स्लैकेड लाइम, ठीक है ना। स्लैकेड लाइम जो होता है वो ड्राई स्टेट में होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम हो जाएगा। और अभी लाइम स्टोन हमने ऊपर ही देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो कैल्शियम जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर लाइम वर्ड यूज़ हुआ कर रहा है, ठीक है ना। तो रिएक्ट हुआ, रिएक्ट होने के बाद विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि यहाँ पर हीट जो है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, या कह सकते हैं हम रिलीज़ हो रही है। तो कैल्शियम प्लस वाटर के अंदर ऐड किया कैल्शियम ऑक्साइड को आपने, तो क्या मिल जा रहा है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर एनर्जी, ठीक है ना। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, यहाँ लिख देंगे हम, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। इसी तरीके से अनदर एग्जांपल एक इन्वॉल्व वाला हम ले लेते हैं, जो कि हमने ऊपर लिखा अभी, टू डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, यानी कि CaCO3 इंटू क्विक लाइम एंड CO2, हीट अमाउंट इज इन्वॉल्व, यहाँ पर हीट अमाउंट एब्जॉर्ब होगा, CaCO3 इसको आपने हीट दिया है, ठीक है ना। तो जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो दो पार्टिकल में ये डिकम्पोज हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर इफेक्ट देख रहे हैं। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ केसेस में हीट अमाउंट रिलीज़ हो रहा है, कुछ केस में हीट अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पर यहाँ जो रिएक्शंस हैं उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जो पढ़ा भी होगा आपने, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होंगी जो हीट अमाउंट रिलीज़ करती हैं। जैसे ये वाली जो रिएक्शन है वो हीट अमाउंट क्या कर रही है, रिलीज़ कर रही है, यानी कि इवॉल्व कर रही हैं, तो वो आपकी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। और कुछ रिएक्शंस जो हीट अमाउंट को इन्वॉल्व करती हैं या कहते हैं हम एब्जॉर्ब करती हैं, उनको आप बोल देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दो टाइप की रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। तो हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं आप, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू चेंज
इन टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। कुछ रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपका यहाँ पर जो भी रिएक्शन आपने लिया, क्विक लाइम जो है आपका वाटर के साथ मिलकर क्या देता है, लाइम वाटर देता है, साथ में एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हुआ करती हैं, ठीक है ना, वो सारी एक्सोथर्मिक है। जैसे कार्बन की बर्निंग हुई या मीथेन की बर्निंग हुई या कोई भी अदर जो भी एलिमेंट्स हुए या केमिकल सब्सटेंसेस हुए, उनके कंबशन पर एनर्जी हमेशा रिलीज़ होगी। ठीक है, आपका जो बॉडी सिस्टम है, रेस्पिरेशन रिएक्शन जिसको आप बोला करते हैं, उसमें जो ग्लूकोज होता है उसकी बर्निंग होती है। ठीक है ना, जो आप ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ से ग्लूकोज की बर्निंग होगी और यहाँ पर भी एनर्जी वैल्यू क्या होगी, रिलीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से टेम्परेचर इफेक्ट में दूसरा टाइप होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इन्वॉल्व होती है, वो आ जाती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आपने अभी डिकम्पोज किया लाइमस्टोन को, किसके अंदर, क्विक लाइम एंड CO2, तो क्या हुआ, क्विक लाइम ने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, इसलिए वो डिकम्पोज हो गया 2 पार्ट में। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस आप समझते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो होते हैं प्लांट CO2 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है ना, और ऑक्सीजन गैस को पास करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, सनलाइट, यानी कि ये भी क्या है, एनर्जी है। ठीक है ना, इसको एब्जॉर्ब किया और दूसरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे सब्सटेंसेस यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस फॉर्म कर दिए। ठीक है, तो ये टेम्परेचर इफेक्ट यहाँ पर आपने देखा। यहाँ पर अगला जो इफेक्ट और सबसे इम्पोर्टेंट होता है बैलेंसिंग चेंजेस, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा डिटेल में मैं एक लेक्चर इसके लिए ही पूरा करने वाले हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करने वाले हैं। ठीक है।